आज के इस वीडियो में हम सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए सीजीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में कराए गए एग्जाम में एपी के जो क्वेश्चन आए थे उसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। महाभारत का महत्वपूर्ण संस्करण अधोलिखित में से किस संस्थान द्वारा तैयार किया गया है? तो ये जो तैयार किया गया है वो भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा तैयार किया गया है। फिर क्वेश्चन है, मेरी तुम की प्रबंध चिंतामणि अधोलिखित में से किस वंश पर केंद्रित है? तो ये जो कल्याणी के चालुक्य वंश पर केंद्रित है। ये क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के आवास प्रतिरूप के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन से कथन सत्य हम बोल रहे हैं? तो सत्य कथन है, हड़प्पा के पूरे स्थल परिमाण एवं प्रकारों में अति विविधतापूर्ण थे। नियोजन के स्तर और बस्ती के आकार में कोई सुदृढ़ संबंध नहीं है। ये जो दोनों कथन है वो सही है। फिर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के उद्गम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है बोल रहा है? तो असत्य कथन है यहाँ, जॉन मार्शल ने दावा किया कि सिंधु सभ्यता का केंद्रीय एशियाई घास के मैदाने स्टेपीज में से एक सुदीर्घ पुरोगामी इतिहास अवश्य ही रहा होगा। ये जो कथन है वो असत्य है, बाकी कथन जो है वो सत्य है। फिर क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक काल के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विदत एक ऐसी सभा है जिसमें अन्य चीजों के अतिरिक्त धावे में हासिल किए गए लूट के माल का बंटवारा किया जाता था। राजा सफल मवेशी धावों से हासिल लूट के माल के एक हिस्से का हकदार था। राजा लूट के माल के बड़े हिस्से का दावा करते थे जिसे बलि कहा जाता था। तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो जी जो राजा लूट के माल के एक बड़े हिस्से का दावा करता था जिसे बलि कहा जाता था, ये जो कथन है वो असत्य है, बाकी जो दोनों कथन है वो सत्य है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56, अधोलिखित युग्मों वाजस्नेयी संहिता में वर्णित पेशेवर का नाम और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है। तो जयकार चाप निर्माता जो है ये सुमेलित नहीं है, बाकी कर्मकार लोहार, कौलाल कुम्हार, रजुसर जरसी निर्माता और सैलुस संगीतकार गायक है, ये चारों जो है वो सुमेलित हैं। फिर क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा आजीवक संप्रदाय का चिंतक नहीं था? तो मल्लीनाथ जो है आजीवक संप्रदाय का चिंतक नहीं था, बाकी मैथिलीपुत्र गोसाल, नंदवाचा, पकुदकच्चन और पुड़य कश्यप जो है ये आजीवक संप्रदाय के जो थे चिंतक थे। फिर यहाँ पे बोल रहा है, तो लिखित कथन को पढ़िए और कौन सा कथन असत्य है बोल रहा है। तो सत्य कथन जो है 3 है और चौथा जो असत्य है। सत्य कथन को देखते हैं हम, गपति शब्द से प्रतिष्ठापूर्ण और संभ्रांत स्थिति का बोध होता है जो एक बेहद ख्यातिपूर्ण व्यक्ति को उसके वर्ण जाति संबंध के निरपेक्ष प्राप्त थी। फिर घ तो सामान्य गृहस्थों की अपेक्षा गपतियों के पास अविश्वसनीय धन था। फिर गपतियों की अंकुश संपत्ति और सामाजिक हैसियत उन्हें उनके विस्तारित परिजन समूह से अलग करती थी। ये जो तीनों है 1 2 3 वो सही है और जो गलत है, थाली ग्रंथों में पाली ग्रंथों में गपति शब्द सेठी का पर्यायवाची है, कि जो कथन है वो गलत है, असत्य कथन चुनने को बोल रहे हैं हम। फिर क्वेश्चन है, अधोलिखित ग्रंथों में से किसमें मौर्यों का ज्ञात प्राचीनतम संदर्भ प्राप्त होता है? तो मरीनिबात सूत्र में है, उसमें मौर्यों का ज्ञात प्राचीनतम संदर्भ जो है वो प्राप्त होता है। फिर क्वेश्चन है, अधोलिखित राजाओं में से कौन सा अशोक के 13वें शिलालेख में उल्लेखित नहीं है? तो अलिट्रोखेटिस जो है अशोक के 13वें शिलालेख में जो है उल्लेखित नहीं है। फिर यहाँ क्वेश्चन है, अधोलिखित युग्मों अशोक के अभिलेख में पार्य शब्द व उनके अर्थ पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है बोल रहे? तो तीनों सुमेलित नहीं है। पारिसा मंत्री परिषद, पुलिसा अलग अलग दर्जे के राष्ट्रीय पदाधिकारी और राज्यों के स्थानीय स्तर की इकाई का प्रभारी, ये जो तीनों है वो सुमेलित नहीं है। फिर यहाँ महामात्र उनके कार्य को सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। तो अंतर महामात्र का कार्य था सीमांत क्षेत्र का प्रभारी था। और फिर इतिचक महामात्र जो है वह स्त्रियों का प्रभारी व अंत प्रकोष्ठ का महामात्र है, भी हो गया। और फिर वज्र भूमिक महामात्र जो है वह चारागाह मैदानों का प्रभारी है। और नगल विलोक महामात्र जो है
ये नगर के न्याय विभाग का प्रभारी है और धम्म महामात्र जो धार्मिक मामले का प्रभारी है। क्वेश्चन है अधोलिखित हिंद यवन शासकों में से किसके सिक्कों पर वासुदेव कृष्ण और सकंसड बलराम के पहले रूप चित्रण पाए गए हैं? तो अगेथलीज के सिक्के पर पाए गए हैं। फिर यहाँ क्वेश्चन है हिंदुकुश के दक्षिण में प्रचलित हिंद यवन सिक्कों के विषय में अधोलिखित कथन पर विचार कीजिए। वे सोने चांदी तांबे और निकल से बनाए गए थे। वे एटिक ग्रीस के भार मानकों को अनुसरण करते थे। ये जो दोनों कथन है वो असत्य है, ये जो दोनों कथन असत्य है, और उन पर द्विभाषी अभिलेख है ये जो है वो सत्य है। फिर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कथन सत्य है पूछ रहे ऊपर में। तो सत्य कथन को देखते हैं। अध्याग्नि स्त्री धन औरतों का विवाह के समय वैवाह अग्नि के समक्ष दिया जाता था। ये जो कथन है वो सही है। यहाँ पूछ रहा है प्रभावती गुप्ता के विषय में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है? तो सत्य है वह चंद्रगुप्त प्रथम और महादेवी कुमार देवी की पुत्री थी, यह सत्य है। वह भरद्वाज गोत्र में पैदा हुई थी, ये भी असत्य है। और उसका प्रवरसेन नामक एक पुत्र थी, यह सत्य है। बाकी उसका विवाह वाकटक के महाराजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था, ये जो सही कथन है। फिर है निम्नलिखित शासकों में से किसने मतविलास प्रहसन शीर्षक एक नाटक लिखा था? तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने मतविलास प्रहसन शीर्षक एक नाटक लिखा था। फिर यहाँ क्वेश्चन है तांग राजवंश के चीनी सम्राट ताई तुत्सुंग ने एक भारतीय राजवंश के दरबार में 643 ईस्वी और पुनः 647 ईस्वी में एक दूत मंडल भेजा। दूसरे मौके पर चीनी राजदूत ने पाया कि राजा हाल में ही मर चुका है और उसका सिंहासन एक अयोग्य राजा द्वारा हथिया लिया गया। चीनी राजदूत नेपाल और असम की ओर एक सेना खड़ी करने के लिए भागा। उसके द्वारा मृतक राजा के सहयोगियों ने अनधिकारग्राही राजा को पराजित किया और उसे बंदी के रूप में चीन ले जाया गया। अधोलिखित विकल्प में से प्रयुक्त राजा की पहचान की जाती है। जो राजा था हर्षवर्धन था, इसी के टाइम का है ये घटना जो है। फिर क्वेश्चन है ये गुर्जर प्रतिहार शासकों को कालक्रम से व्यवस्थित करने को बोल रहा है। पहला में जाएगा नागभट्ट प्रथम, उसके बाद जो आएगा हरिश्चंद्र और अंतिम जो है वो भोज है। फिर यहाँ क्वेश्चन है कन्नौज के अधिपत्य को लेकर हुए त्रिपक्षीय संघर्ष के परंपरागत विचार को किसके द्वारा पुनर्मथित किया गया? तो ये जो है डीसी सरकार द्वारा पुनर्मथित किया गया। फिर यहाँ क्वेश्चन है 71 अधोलिखित विद्वानों में से किसने यह तर्क दिया कि मुसलमान कभी भी गुज्जर और राजपूत शासकीय परिवारों को एकल शत्रु और एकल लक्ष्य के रूप में नहीं देखे गए हैं? तो ये जो है बीडी चट्टोपाध्याय ने किया था। फिर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मध्यकालीन विद्वान ने मोहम्मद बिन तुगलक पर अपनी खासियत में आध्यात्मिक और राजनीतिक प्राधिकार की घालमेल की कोशिश करने का आरोप लगाया है? तो जियाउद्दीन बर्नी ने लगाया ये। फिर गयासुद्दीन तुगलक के विषय में अधोलिखित कथनों पर विचार करने को बोल रहा है। यहाँ इनमें से कौन सा कथन सत्य कथन को देखते हैं। उसने धर्म मीमांसकों द्वारा के पास मौजूद राजस्व मुक्त जमीनों की जांच कराई और कई मामलों में उन्हें घटा दिया। फिर है उसने कुछ धर्म मीमांसकों द्वारा अधिवृक्त हिंदुओं के अवमान और दरिद्रता संबंधी सरह के संकीर्ण व्याख्या को स्वीकार नहीं किया। जो दोनों कथन है वो सत्य कथन है। फिर क्वेश्चन है सिकंदर लोदी के विषय में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है। तो उसने गज के एक नए माप की शुरुआत की जो कि मुगलों के समय तक प्रचलन में रहा, ये सही है। उसने मुसलमानों को कठोरता पूर्वक उन परिपाटियों का पालन करना निषिद्ध कर दिया जो सरह के विरुद्ध थे, ये भी सत्य है। और उसने विद्वान दार्शनिक और पढ़े लिखे लोगों को भरपूर दान दिए, ये भी सत्य है। ये जो तीनों है वो सत्य है। फिर क्वेश्चन है अधोलिखित कथनों पर विचार करने को बोल रहा है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है। हम सत्य कथन को देखते हैं। मेहराब और गुंबद भारतीयों को पहले से ज्ञात थे लेकिन उनका बड़े पैमाने पर प्रयोग नहीं किया गया। ये पाट्य और सहतीर की विधि पर आधारित थे। फिर मेहराब और गुंबद ने छत को संभालने के लिए बड़ी संख्या में स्तंभों की आवश्यकता को समाप्त कर दिया और निर्बाध दृश्य वाले बड़े कक्षों का निर्माण को संभव किया। ये जो दोनों कथन है वो सत्य हैं। फिर अधोलिखित युग्म लेखक ग्रंथ में से कौन सा सुमेलित नहीं है।
तो अमीर हसन नूसी पेशार जो है ये सुमिलित नहीं है। फिर महमूद गवा के प्रशासनिक सुधारों के विषय में अधोलिखित कथन पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा सत्य है बोल रहा है। तो सत्य कथन क्या है, अविस्तारित चार तरफों में से प्रत्येक को पृथक गवर्नरों के अधीन 3 हिस्सों में विभाजित किया गया और प्रत्येक प्रांत में केवल एक दुर्ग ही गवर्नर के हाथ में छोड़ा गया, शेष को सुल्तान द्वारा खास तौर से नियुक्त अधिकारियों और सैनिकों को सौंपा गया, जिनका भुगतान मुख्यालय से किया जाता था। यह जो दोनों है वो असत्य है। फिर अधोलिखित युग्म ग्रंथों विषय वस्तु में से कौन से सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वो परिजात ग्रहण कृष्णदेव राय के जीवन की एक घटना जो है ये सुमेलित नहीं है। फिर पानीपत की पहली लड़ाई 20 अप्रैल 1526 के समय पंजाब पर किसका नियंत्रण था। तो इस समय जो पंजाब पर नियंत्रण था दौलत खान लोधी का नियंत्रण था। फिर है उत्तरी भारत में बाबर की आरंभिक सफलताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, इसमें से कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है। तो सत्य है, बाबर के बहुत से बेगों और सैनिकों ने सोचा कि उनकी कोशिशें पर्याप्त मात्रा में पुरस्कृत हो चुकी थी, अब यह उनकी घर वापसी का समय था। और है बाबर के बेगों को भारत हर प्रकार की एक विदेशी भूमि लगा। ये जो दोनों कथन है वो सही है। फिर यहाँ क्वेश्चन है अधोलिखित युग्मों वर्ष हुमायूं की जीवन की घटना में कौन सी सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो 1531 में जो द्वादरा का युद्ध है ये सुमेलित नहीं है। फिर शेरशाह के विषय में अधोलिखित कथन पर विचार करने पूछ रहा है और कौन सा कथन सत्य है। जिसमें से सत्य कथन पूछ रहा है तो 1, 3 और 4 सही है, उसको देखते हैं कथन को। ये शेरशाह ने इस प्रभाव का नियम बनाया कि जो भी सराय में आएगा उसे उसके दर्जे के अनुरूप शासकीय धन से भोजन दिया जाएगा, ये जो सही है। और 3 है शेरशाह ने मुकदमों गरीबों को मुखिया जन और जमींदारों को उनके प्रभार क्षेत्र में कोई चोरी होने पर दोषियों को पकड़ने के लिए और अगर वे ऐसा करने में असमर्थ हुए तो हानि की भरपाई के लिए उत्तरदायी बनाने का नियम बनाया और उसने घोड़े की दागने की व्यवस्था की शुरुआत की। ये जो 1, 3 और 4 है ये कथन जो है सत्य है। फिर अधोलिखित कथन पर विचार करने के लिए बोल रहा है अबुल फजल के अनुसार प्रभुता ईश्वर से निकलने वाला प्रकाश और सूर्य की एक किरण है, इस प्रकाश को फर ए इजदी कहा गया। अबुल फजल के अनुसार फर ए इजदी से संपन्न व्यक्ति को अपनी प्रजा के लिए एक पितृभाव प्रेम होता था और फर ए इजदी से संपन्न शख्स के लिए पंथी कला की इजाजत न देकर सामाजिक स्थायित्व स्थापना करना आवश्यक था। ये 1, 2, 3 जो है वो सही है। फिर अधोलिखित युग्म अकबर के प्रशासनिक कदम वर्ष पर विचार करने को बोल रहा है, इसमें से कौन से सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं हो जमीन का दस्तूर नामक राजस्व निर्धारण हलकों में समूहीकरण जो है ये सही नहीं है। फिर अधोलिखित में से कौन सा नूरजहां गुट के सिद्धांत की आलोचना की है। तो नरूल हसन ने जो है उसने नूरजहां के गुट के सिद्धांत की जो है आलोचना की है। फिर है शाहजहां के जीवन की घटनाओं पर विचार कीजिए, इसको कालक्रम से व्यवस्थित करना है। पहला जो है राज्यारोहण हुआ था, उसके बाद जो है गुरु हरगोविंद सिंह के साथ करतारपुर का युद्ध हुआ था, फिर उसके बाद हुआ हुगली पर आक्रमण, फिर जहानाबाद के निर्माण की शुरुआत तो लास्ट में हुई थी। फिर यह देखने के लिए लोग अपना शरिया के अनुसार जी रहे हैं औरंगजेब के द्वारा नियुक्त अधिकारी कहे जाते थे, तो ये जो थे मुहत्सिब कहे जाते थे। फिर यहाँ इसमें घटनाओं पर विचार करने को बोल रहा है, कालक्रम व्यवस्थित करने को है। तो पहला है बीजापुर के साथ संधि जिसमें मुगलों को अहमदनगर का 1/3 इलाका सौंपना पड़ा, ये फर्स्ट में आएगा। उसके बाद जैसे ही का विफल बीजापुर अभियान, फिर दिलेर खान का गोलकुंडा पर असफल आक्रमण, ये थर्ड है। फिर यहाँ क्वेश्चन है पुरंदर की संधि के विषय में कौन सा कथन जो है असत्य है। तो असत्य कथन है कोरोमंडल तट पर पहले से ही शिवाजी के कब्जे में 4 लाख फूट के बराबर राजस्व का क्षेत्र उसे दे दिया गया, ये जो असत्य कथन है।
फिर यहाँ लिखा है अधोलिखित युग्म विद्वान उसके द्वारा मुगल साम्राज्य के पतन के लिए प्रस्तुत कारण पर विचार करने को बोल रहा है। कौन सी युग्म सुमेलित है? तो विलियम इरविन जो है बादशाह और उनके सामंतों के चरित्र का हास, सतीश चंद्र जागीरदारी संकट और इरफान हबीब क्रिस्की संकट जो है, तीनों जो है वो सही सुमेलित है। फिर निम्न में से सद्र उस सुदूर की जिम्मेदारी नहीं थी, इनकी जिम्मेदारी नहीं थी मोहल्लों के पहरेदारों का बंदोबस्त कर उन्हें पुरस्कृत करने की अनुशंसा करना, ये जो है इनकी जिम्मेदारी नहीं थी। फिर मुगल काल में मीर बख्शी के पद के विषय में अधोलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? इसमें असत्य कथन है सर्वोच्च सेनापति के नाते वह युद्ध में सैनिकों के प्रावधान का प्रबंध करता था, ये जो है असत्य कथन है। फिर निम्न पर विचार करने को बोल रहा है, कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य देखते हैं। बहुत से मुगल चित्र सम्मिश्र लक्षणों वाले हैं। एक चित्र को पूरा करने के लिए 2 या 3 चित्रकारों का भी प्रयोग किया गया था और अकबर के अंतर्गत दरबार में पुर्तगाली पुजारियों द्वारा चित्रकला की यूरोपीय शैली का परिचय कराया गया। ये जो दोनों कथन है वो जो है सत्य हैं। फिर यहाँ से सही उत्तर चुनने को बोल रहा है। तो तबीब जो है वह चिकित्सा व्यवसायी, बक्कल जो है वो खदान व्यापारी है, कुलकर्णी जो है वो गांव का लेखाकार है, फिर इजारदार जो है वो सार्वजनिक राजस्व के किसी भी मत को उपजाने वाला किसान है, फिर मलकुजात तुज्जूर जो है वह व्यापारियों की मुख्य की उपाधि जो राज्य के उच्चतम अधिकारी को दी जाती थी, ये इससे सम्मिलित है। फिर दीवान और निजामत को अलग रखने की मुगल रीति अधोलिखित में से किस युद्ध के बाद बंगाल में नाम मात्र के लिए पुनर्जीवित की गई? ये जो है बक्सर का युद्ध 1764 के बाद बंगाल में नाम मात्र के लिए पुनर्जीवित की गई। फिर अधोलिखित युग्म को घटनाक्रम में विचार करने को बोल रहा है। इनमें से कौन से सुमेलित नहीं है? तो मद्रास में ब्रिटिशों की पुनर्स्थापना 1750 जो है ये सुमेलित नहीं है। फिर अधोलिखित घटनाओं पर विचार करने को बोल रहा है और उचित कालक्रम में व्यवस्थित करने को बोल रहा है। पहला हुआ था वडगांव सम्मेलन हुआ था, उसके बाद सालबाई की संधि, फिर सूरत की संधि, फिर बासिन की संधि। फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में अधोलिखित कथनों पर विचार करने को बोल रहे, कौन सा कथन असत्य है? तो सत्य कथन है दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध की सफलता की परिणति महाराजा रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष के रूप में हुई, यह सत्य है। और महाजी सिंधिया ने जल्द ब्रिटिशों के द्वारा छोड़े गए इलाकों पर कब्जा कर लिया, ये जो है सत्य है। फिर अधोलिखित में से किसे स्थायी बंदोबस्त का पिता माना जाता है? तो फिलिप फ्रांसिस को जो है स्थायी बंदोबस्त का पिता माना जाता है। फिर क्वेश्चन है उपनिवेशी भारत में अधोलिखित प्रशासनिक सुधारों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा विलियम बेंटिंक से संबंधित नहीं है बोल रहा है? तो विलियम बेंटिंक से जो स्थायी बंदोबस्त का पुनरीक्षण जो है ये संबंधित नहीं है। ये पूछ रहा है डलहौजी के विलय नीति के संबंध में विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है पूछ रहे हैं। चारों सत्य कथन है। पहला, डलहौजी ने भारतीय राज्यों में 3 पृथक समूह में वर्गित किया। प्रथम समूह उन राज्यों से बना था जिन्हें वह ब्रिटिश शासन की सृष्टि मानता था। विलय नीति को सर्वाधिक प्रबलता से इस समूह पर लागू किया गया। नजराना देने वाले और सहायक राज्य दूसरे समूह का निर्माण करते थे। उनके शासकों को कंपनी की पूर्व स्वीकृति पर उत्तराधिकारियों को गोद लेने की अनुमति दी गई। और तीसरा समूह स्वतंत्र राज्यों से बना था। उनके शासक अपने निर्णय के लिए मुक्त छोड़ दिए गए थे। जो चारों कथन है वो सत्य हैं। फिर है अधोलिखित युग्मों विद्वान 1857 के विद्रोह के कारण में से कौन से सुमेलित नहीं है? तो एरिक स्टोक्स ने जो है स्थायी तालुकदारों का समानती आवेग बोला था, ये जो है सुमेलित नहीं है। फिर है 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद भारतीय क्षेत्र में ब्रिटिश प्रशासन में होने वाले परिवर्तन के विषय में अधोलिखित कथन में से कौन सा असत्य है? इसमें जो असत्य कथन है वह है भारत का शासन लंदन अवस्थित एक नए विभाग सरकार इंडिया ऑफिस के सुपुर्द कर दिया गया, जिसमें प्रमुख सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था।
जो महारानी के परिवार के सदस्य थे, ये जो है असत्य कथन है। फिर यहाँ क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करने के लिए बोल रहा है और पूछ रहा है लॉर्ड रिपन की गवर्नर जनरल कहाँ से संबंधित नहीं है। तो उनसे संबंधित नहीं है वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना और भारतीय राजकुमारों की शिक्षा के लिए कॉलेज की नींव डालना, ये जो दोनों है वो सुमिलित नहीं है, संबंधित नहीं है। फिर अधोलिखित सामाजिक धार्मिक आंदोलन पर विचार करने को बोल रहा है, मैं सूचित कालक्रम में व्यवस्थित करने को स्थापना के। तो फिर हम इसको देखते हैं, पहला जो हुआ था आत्मी सभा, उसके बाद ब्रह्म समाज की हुआ था, फिर मानव धर्म सभा की हुआ था, फिर परमहंस मंडली की, उसके बाद प्रार्थना समाज की, क्रम से सुमिलित ही है। फिर यहाँ को उनके गुटों से सही सुमिलित करने को बोल रहा है। इधर है हिंदू मिशनरी सोसाइटी जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। स्वामी नारायण आंदोलन जो है ये गुजरात से संबंधित है। फिर रहमानियन मुजद्दियान सभा जो है ये बॉम्बे से संबंधित है। फिर मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी जो है ये कलकत्ता से संबंधित है। इसमें बोल रहे हैं महलवाड़ी बंदोबस्त के विषय में कथन पर विचार करने को बोल रहे हैं और कौन सा कथन असत्य है। तो थर्ड और फोर्थ असत्य, राजस्व की अदायगी ग्रामीण समुदाय का सामूहिक दायित्व था, व्यक्तिगत दायित्व को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। और फोर्थ है लोगों ने ग्रामीण समुदाय के मुखिया लंबरदार के साथ इकरारनामों पर दस्तखत किए जो समुदाय का राजस्व सरकार को अदा करने के लिए जिम्मेदार थे। ये जो कथन है वो कथन जो है सत्य है। फिर अभिकथन है, उपनिवेशी शासन के दौरान पश्चिमी क्षेत्रों में से एक मजबूत व्यवसायी समुदाय अस्तित्व में बना रहा। और कारण है पेशवा के इलाके 1818 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर एक अधिकार के खत्मे के बाद कंपनी के शासन के अंतर्गत आए थे। तो ये दोनों कथन सही है और ये जो है आर का सही स्पष्टीकरण है। फिर उपरोक्त घटना पर विचार करने को बोल रहा है और इसमें क्रम से जमाने को बोल रहा है। तो समाचार पत्र जो अपराध को प्रोत्साहन अधिनियम है ये फर्स्ट में है। उसके बाद है सेंसर की अनुमति के बिना समाचार का प्रकाशन निषिद्ध करने वाला बंगाल सरकार का विनियमादेश जो है ये सेकंड में है। फिर है रेगुलेशन ऑफ प्रेस एक्ट मैटकॉफ एक्ट जो है ये थर्ड में है। और फोर्थ है मुद्रण के लिए लाइसेंस को आवश्यक बनाने वाला एडम्स रेगुलेशन ऑफ पेसला जो है ये फोर्थ में है। फिर कथन है 1 और 2 में पढ़ रहे हैं। अभी कथन है एक अखिल भारतीय संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का अर्थ यह नहीं था कि वह अपने लक्ष्य और कार्यक्रम में क्रांतिकारी थी। सेकंड है कारण आरंभिक कांग्रेस ब्रिटिश शासन के वफादार और सतत शुभचिंतकों की सभा थी। ये जो दोनों कथन है सही है और ये जो है आर का सही स्पष्टीकरण है। फिर इसमें से कौन सा बुक में पूछ रहे सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है दादा भाई नौरोजी द पॉवर्टी प्रॉब्लम इन इंडिया, ये सुमेलित नहीं है। और प्रफुल्ल चंद्र रे जो है पॉवर्टी एंड नॉन ब्रिटिश रूल इंडिया, ये जो है सुमेलित नहीं है। फिर अधोलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनके क्रमानुसार व्यवस्थित करने को बोल रहा है। तो मुस्लिम लीग का मुसलमानों से 16 अगस्त को सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाने का आह्वान, ये फर्स्ट है। इसके बाद है संविधान निर्मात्री सभा की मुस्लिम लीग सदस्यों के बगैर सभा, ये सेकंड में है। उसके बाद होगा मुस्लिम लीग की अंतरिम सरकार में भागीदारी, ये थर्ड है। फिर प्रधानमंत्री इटली की भारत को जून 1948 तक छोड़ने की इच्छा का प्रकटीकरण जो है ये फोर्थ है। क्वेश्चन है राजा राममोहन राय के बारे में कथन पर विचार करें, कौन सा कथन असत्य है बोल रहा है। तो वेदांत का दैतवाद और कुरान के विचार इन्हें अति आकर्षित कर देते, ये जो कथन है वो असत्य है। फिर पूछ रहा बलवंत गंगाधर तिलक के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है। फिर है उनके लेखन पर विष्णु शास्त्री चिपुलकर के छापते, ये सही कथन है।
उन्होंने बॉम्बे के कर्मकार वर्ग के साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया, ये भी सही है। उन्होंने शराब की दुकानों में जन घेराव की भागीदारी की, ये भी कथन सही है। यहाँ क्वेश्चन है, स्वदेशी कार्यकर्ताओं, चरमपंथियों और उग्रवादियों पर किए गए प्रचंड दमन के साथ 1909 का इंडियन काउंसिल एक रियासत की तरह आया। कारण है, उन सभी की भावनाओं को शांत करने का प्रयास था जो अभी भी ब्रिटिशों के लिए वफादार थे। कांग्रेस ने नरमपंथी नेता, विशेषाधिकार की इच्छा रखने वाले मुसलमान नेता और राजवाड़े के शासक, तो ये जो है दोनों कथन सही है, और लेकिन सही स्पष्टीकरण जो है ये आर का नहीं है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है पूछ रहे, तो सत्य कथन है, प्रांतीय गवर्नरों को ब्रिटिश कारोबारी हितों के संरक्षण हेतु विशेष अधिकार दिए गए और भारत सरकार की वित्तीय स्वायत्तता की मांग को वित्तीय नियंत्रण का लंदन से नई दिल्ली स्थानांतरण कर स्वीकार कर लिया गया। जो दोनों कथन है वो कथन सत्य है। फिर औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में अभिकथन और कारण को कहा गया पर विचार करने को। अभिकथन है, विनिर्माणकर्ताओं और कामगारों के असंतोष के कारण यूरोप में एक के बाद दूसरे देश में क्रांतियां फूट पड़ी। और कारण है, राजतंत्री सरकार की निर्णयात्मक पैतृक अथवा कुलीन परंपराएं नवीन सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिए कदाचित ही उपयुक्त थी। ये जो असत्य है। फिर औद्योगिक क्रांति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है पूछ रहा है, तो असत्य कथन है यहाँ, अक्सर रूढ़िवादी ताकतें दिहाड़ी कमाने वाले वर्ग का अप्राकृतिक समर्थन हासिल करने के लिए उसे यथासमय रियायतें देती थी ताकि नवीन मध्यम वर्ग की उनमें से अधिक दूरगामी और क्रांतिकारी मांगों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया जा सके। फिर अधोलिखित में से कॉमन सेंस नामक पर्चा लिखा था, तो ये जो है थॉमस पेन ने लिखा था। फिर अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित अधोलिखित घटनाओं पर विचार करने को बोल रहा है और इनको सुमेलित करने को। तो बोस्टन नरसंहार ये पहले हुआ था, फिर उसके बोस्टन टी पार्टी की घटना जो थी सेकंड में हुई थी, फिर महाद्वीपीय कांग्रेस थी वो थर्ड में, उसके बाद यॉर्कटाउन में ब्रिटिशों की पराजय वो फोर्थ में हुई थी। फिर निम्नलिखित कथन और कारण को समझने को बोल रहा है। अभिकथन है, दार्शनिक फिलोसफीज के विचारों पर फ्रांसीसी क्रांति के उभार के मध्य सुदूर और अप्रोक्ष संबंध थे। कारण है, फ्रांस में क्रांति के दौरान दार्शनिक फिलोसफीज के सिद्धांतों का प्रयोग अक्सर ऐसी कार्रवाइयों को न्यायचित ठहराने के लिए इस्तेमाल किया गया जिनका दार्शनिक फिलोसोफीज ने स्वयं विरोध किया था। ये दोनों सत्य है, किंतु ये जो है आर का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। फिर कथन और कारण है। कथन है, नेपोलियन की संहिता उसके साम्राज्य में शामिल किए गए अन्य यूरोपीय देशों ने स्वीकार कर लिया। ये जो सत्य है। और कारण जो है, नेपोलियन की संहिता में यूनानी न्याय के सिद्धांतों की प्रधानता दी गई थी। ये जो है असत्य है। फिर है, प्लूम्बियर्स की संधि हुई थी, तो ये नेपोलियन थर्ड और कावूर के मध्य जो है प्लूम्बियर्स की संधि हुई थी। क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण की ओर अग्रसर करने वाली अधोलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इनको क्रम से जमाना है। तो यहाँ है, पेरिस सम्मेलन ये फर्स्ट में हुआ था, फिर प्लम्बोर्स की संधि ये सेकंड में हुआ था, फिर विल्फेंग्रा की संधि ये जो है थर्ड में हुआ था। फिर ऑटोमन बिस्मार्क की जीवन यात्रा में अधोलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसमें है, बेडेन ज्ञापन पत्र ये पहला है, फिर उसके बाद स्लेविज और होलिस्टीन का अधिग्रहण ये दूसरा है, और फ्रांस से अल्सास और लॉरेन पे अधिकार जो है ये तीसरा है। फिर जर्मनी के एकीकरण के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, घटनाओं के लंबे सिलसिले जिसका समापन 1871 में नए जर्मन राइट के रूप में हुआ दरअसल बिस्मार्क की सुसंबद्ध योजना थी। यही जो कथन है वो असत्य कथन है। क्वेश्चन है, अभिकथन है, 19वीं शताब्दी के उदारवादी चिंतकों ने बड़ी बड़ी सामंती भू संपदाओं लैटिफंडिया की आलोचना की। फिर कारण है, जमीन पर एकाधिकार जमीन के बाजीकरण के विकास को बाधित करता था।
कार्य क्षमता को अवरुद्ध करता था और परवशता और चापलूसी का स्थायीकरण कर राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता था। दोनों कथन सही है और ये जो है आर का सही स्पष्टीकरण है। फिर अभी कथन है, उपनिवेशी प्रशासकों ने घुमंतुओं, चारवाहों, शिकारियों इत्यादि के दमन या बेदखली के लिए उदारपंथी राजनीतिक सिद्धांत का आह्वान किया। कारण है, उदारपंथी राजनीतिक सिद्धांत का अपवर्जनात्मक आयाम था जिसने दुनिया भर में औपनिवेशिक बस्तियों के लिए विधिक और बौद्धिक स्वीकार्यता मुहैया कराई। ये दोनों सत्य है और ये जो है आर का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। फिर अमेरिकन गृह युद्ध के संदर्भ में अधोलिखित कथन पर विचार करने को बोल रहा है। कौन सा कथन सत्य है? तो गृह युद्ध में दक्षिण की हार से क्यूबा में वाणिज्यिक उछाल आया, ये जो कथन है वो सत्य है। क्वेश्चन है, अमेरिका गृह युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें से जो बोल रहा कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन है, गृह युद्ध के आरंभ के साथ अटलांटिक महासागर में होने वाले व्यापार पर ब्रिटेन का दबदबा खत्म हो गया, यह असत्य है। और अमेरिका में कपास के उत्पादन के पुनरुत्थान होने के कारण विश्व अर्थव्यवस्था में मंदी के दौर देखी गई, ये जो है असत्य है। ये दोनों कथन जो है। फिर कथन है, 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य के इतिहास की अधोलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इनको क्रम से जमाना है। पहले सेब्रे के स्वायत्त राज्य का उद्भव, उसके बाद हुआ था ब्रिटिश और रूसी मदद से यूनानी राज्य का उद्भव, और थर्ड है अल्जीरिया पर फ्रांसीसी राजशाही का कब्जा, ये जो है थर्ड में रहेगा। फिर क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण है। ब्रिटिश सरकार ने यहूदी आंदोलन के नेताओं को वादा किया कि यह अरबों की एक जमीनों में से एक फलस्तीन को यूरोप से आने वाले यहूदी अधिवासियों के लिए आवंटित करेगा। कारण है, ब्रिटिश सरकार ने यहूदी राज्य को नजदीकी स्वेज नहर के लिए किसी भी अरब खतरे के प्रति अवरोध के रूप में देखा, ये दोनों सत्य है और ये जो है आर का सही स्पष्टीकरण है। फिर ताइपुंग विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने को बोल रहा है। कौन सा कथन असत्य है? तो परम शांति के स्वर्गीय राज्य ताइपिंग का विचार बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित थे, ये जो है असत्य कथन है। फिर मेजी पुनर्स्थापना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने को बोल रहा है। इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो यह ऐसी शांति थी जिसका आरंभ नीचे से हुआ था, यह सत्य है। और समुराई की स्थिति सुदृढ़ हो गई, यह सत्य है। ये और 1 और 4 जो है। क्वेश्चन है 135। कथन है, यूरोप के समाजवादी आंदोलन के नेता जो अन्यथा युद्ध के विरोधी थे, इसके वास्तव में आरंभ होने पर इसके समर्थन के लिए दौड़े। कारण है, वे राष्ट्र से विश्वासघात करने के आरोप से बचना चाहते थे। तो ये जो है दोनों सही है, लेकिन जो ये है आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। फिर प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ पर घटनाओं पर विचार करने को बोल रहा है। तो इटली का प्रथम विश्व युद्ध ये पहला होगा। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम विश्व युद्ध में औपचारिक प्रवेश दूसरा है। फिर सोवियत संघ का प्रथम विश्व युद्ध में बहिर्गमन जो है ये तीसरा है। फिर अधोलिखित घटनाओं पर विचार करने को बोल रहा है। जर्मन में राष्ट्रसंघ का प्रवेश पहला, जर्मनी में राष्ट्रसंघ का बहिर्गमन ये दूसरा में हुआ था, और सोवियत राष्ट्रसंघ का प्रवेश जो है ये तीसरा है। फिर यहाँ पूछ रहे मित्र राष्ट्र को के बीच पेरिस की संधि, जर्मनी के बीच पेरिस की संधि मित्र राष्ट्र और कथनों पर विचार करने को बोल रहे हो। कौन से कथन असत्य है? तो ये असत्य कथन है 2, 3, 4। तो असत्य कथन को देखते हैं। अपने मूल्यवान कोयले के साथ सारलैंड राष्ट्र संघ के अंतर्गत रखा गया फ्रांसीसियों को वहां खनन के अधिकार इस अनुबंध के तहत दिए गए कि 20 वर्ष की समाप्ति पर एक जनमत संग्रह के द्वारा वहां की आबादी से अपना भविष्य निर्धारित करने की अनुमति दी जाएगी। और जर्मनी को वास्तव में युद्ध के संपूर्ण खर्चे देने की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें केवल नागरिक संपत्ति को हुए नुकसान की अदायगी करनी थी। और राइन नदी के पूर्व का सारा जर्मन इलाका 20 सालों के लिए मित्र राष्ट्र द्वारा अधिकृत कर लिया गया, और वहां से उनकी वापसी प्रत्येक 5 वर्ष पर 4 चरणों में तभी होनी थी जब जर्मनी संधि की शर्तों को पूरा करता। ये जो तीनों कथन है वो सत्य है। फिर है 139। रूसी क्रांति के संदर्भ में अधोलिखित घटनाओं पर विचार करने को बोल रहा है, इसे व्यवस्थित करना है।
तो पेट्रोग्राड में स्वतः स्फूर्त दंगे ये फर्स्ट हुआ था। फिर ड्यूमा की अंतिम सरकार का प्राधिकार सौंपना ये सेकंड है। फिर लेनिन की निर्वासन से वापसी जो है ये थर्ड है। फिर बोल्शेविक के द्वारा शीत महल पर कब्जा जो है ये फोर्थ है। फिर 140 क्वेश्चन है, पुराने रूसी साम्राज्य द्वारा अधोलिखित क्षेत्रों में से कौन से ब्रेस्टी-लिस्विक की संधि 1818 की शर्तों के तहत जर्मनी को हस्तगत किए गए? तो फिनलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया और पोलैंड, यूक्रेन जो है ये हस्तगत कर लिए गए। फिर 141 अधोलिखित युग्मों बेनिटो मुसोलिनी के जीवन चरित्र से जुड़ी घटनाओं पर विचार करना है। इसमें से कौन सी युग्म सुमेलित है? तो अबिसिनिया की विजय जो 1935 में हुई थी ये जो है सुमेलित है। फिर अधोलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है? सत्य है, जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एसडीपी के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शांति के विचारों को व्यक्त करने के लिए अपने संसदीय दल के बड़े हिस्से को निष्कासित कर दिया गया था। जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुत सदस्य 1833 में हिटलर के सत्ता में अभ्युदय के विरुद्ध लड़ना चाहते थे, ये भी सत्य है। और जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने निर्णय लिया कि हिटलर संवैधानिक रूप से सत्ता में आएगा तथा उसके समर्थकों को कुछ नहीं करना चाहिए, ये जो तीनों कथन है वो सत्य है। फिर 143 अधोलिखित में से किस वर्ष में चीन को इसके राष्ट्रपति के रूप में सन यात-सेन के साथ गणतंत्र घोषित किया गया? तो ये जो 1911 में किया गया। फिर अभिकथन है, जावा के जापानी मिलिट्री कमांडर के साथ सुकर्णो के अच्छे रिश्ते थे। कारण है, इंडोनेशिया के राष्ट्रवादी नेताओं के लिए बाहरी शक्तियों चाहे वे डच हो या जापानी के साथ या उनके विरुद्ध काम करना रणनीति का मुद्दा था, न कि विदेशी शासकों के प्रति वफादारी का। ये जो दोनों कथन सही है और ये आर का जो है सही स्पष्टीकरण है। फिर कथन है, 1926 के उत्तरी अभियान की सफलताओं के बाद जनरल चांग शेक ने कामगारों के आंदोलन का दमन किया और सेना के अधिकारी उन वणिक और जमींदार परिवारों से भर्ती किए गए थे जिन्हें कामगारों और किसानों के शोषण से लाभ हुआ। दोनों सत्य है और ये जो है आर का सही स्पष्टीकरण, ए का सही स्पष्टीकरण जो है आर है। फिर कथन है, चीन के इतिहास में अधोलिखित घटनाओं पर विचार करने को बोल रहा है, इनको व्यवस्थित करना है। पहले चीनी साम्यवादी यांगसिंग में पराजय हुई, ये पहला हुई थी। उसके बाद जूनी सम्मेलन ये सेकंड है। फिर लॉन्ग मार्च की समाप्ति ये जो है थर्ड में हुआ था। क्वेश्चन है 147 सौल उल जिन्होंने पेरिस शांति सम्मेलन में मिस्र के राष्ट्रवादी हित को समर्थन दिया, अधोलिखित में से किस राजनीतिक दल का नेता था? ये तो वफद पार्टी का नेता था। फिर आधुनिक तुर्की के निर्माण के लिए अग्रसर करने वाली अधोलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इसे सही क्रम व्यवस्थित करना है। सैब्रे की संधि थी ये पहले है। उसके बाद मुदियाना युद्ध विराम, फिर लुसानो की संधि जो है ये थर्ड में है। फिर कथन है, बड़े जर्मन उद्यमों ने वर्साई की संधि द्वारा थोपी के नियंत्रण को तोड़ने के लिए प्रबलता से मुहिम चलाई। कारण है, हिटलर की विजय उन ताकतों की विजय थी जो जर्मन पूंजीवाद के संकट को सैन्य विस्तार की नीति द्वारा हल करना चाहता था। तो ये जो दोनों कथन है सही है और ये जो है एक सही स्पष्टीकरण आ रहा है। फिर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुए अधोलिखित सम्मेलन पर विचार कीजिए। यहाँ तेहरान का सम्मेलन हुआ था, ये पहला हुआ था। उसके बाद जो है पोट्सडाम के सम्मेलन हुआ था। फिर लास्ट में जो है याल्टा सम्मेलन हुआ था। ये जो है क्वेश्चन हुआ हिस्ट्री का 100 क्वेश्चन।